वेक्टर को ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का क्या टाइप है, ये सब पूरा डिटेल्स हम लोग देख चुके थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर तक हम लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं। वेक्टर को ही अभी हम लोग आगे ले चलेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, हम आपको पिछले दिन बताए थे कि अगर मान लेते मेरे को कहीं पे भी वेक्टर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो वेक्टर का फॉर्मेट इस तरह से है। ए वेक्टर है, इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इस तरह से अगर फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और अगर कहीं पे भी फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहती है, ठीक है। फिर आपको क्या बताए थे, अगर कहीं पे भी इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा तो ये क्या होती है, ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये एक कैप है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये इसको बोलते थे यूनिट वेक्टर के नाम से जानते थे, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि मान लेते देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखल है 5a वेक्टर, तो इसका मतलब क्या समझना है कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। ये आपको समझना है। जो भी ए वेक्टर है, अगर इसके पीछे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगाया हुआ रहेगा तो क्या समझना वो न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि वो ए वेक्टर जो है वो वेक्टर कितना टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है, 5 गुना। जैसे इस तरह से रहेगा ना कि मान लेते 5 गुने 2, तो ये 2 क्या कितना बार है, कितना टाइम्स है, तो 2 कितना टाइम्स है, 5 बार है। तो यही है कि अगर कोई वेक्टर लगाए, वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर के पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उतना टाइम्स वो वेक्टर है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देखिए ये सब पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, पिछले दिन जो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देखे थे ना वेक्टर का, वो क्या था, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर कोई डाटा दिया हुआ रहेगा, कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा इस तरह से, और अगर इसके ऊपर बार इस तरह से तीर का निशान लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो भी किस रूप में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिएगा, हम लोगों का जो फॉर्मेट दिखेगी ग्राफिक, हम लोगों का जो वेक्टर का फॉर्मेट दिखेगा यहाँ पे, वो 3D में दिखेगा वेक्टर का फॉर्मेट, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन में। तो जो भी यहाँ पे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा ना 3D के फॉर्मेट में, उसको हम लोग एक टॉपिक का नाम देंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर का क्या गो कंपोनेंट है, तो हम 3D की बात कर रहे हैं। तो जब 3D की बात करेंगे तो 3D मीन्स कि 3 गो डायमेंशन। तो वेक्टर का यहाँ पे कै गो डायमेंशंस देखने को मिलता है, 3 गो डायमेंशंस देखने को मिलता है। जो किस तरह से दिखेगा सो देखिएगा, जो आपको दिखेगा इधर एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस दिखने वाली है, ठीक है। इधर देखिए ऊपर वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस दिखने वाली है, और देखिए इसका एक जेड डायरेक्शन भी बनेगा। तो जेड डायरेक्शन ऐसे सीधा सीधी बनता, ऐसे सीधा सीधी बनता, लेकिन सामने जगह नहीं है जिसके चलते जेड डायरेक्शन आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, एक अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ऊपर वाला देखिए वाई डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो एगो बच्चा देखिए एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, तो एगो बच्चा जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन देखिए इस तरह से ऊपर की ओर भागती है ऐसे, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के देखिए परपेंडिकुलर है। देखिएगा आप, इन्हें एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और इसका जेड डायरेक्शन करने है ऊपर की ओर है, तो वही जेड डायरेक्शन ऐसे सामने होता, ऐसे देखिए ऊपर की ओर, तो ऊपर तो दिखेगा नहीं, इसीलिए इधर नीचे खींचा गया है, ठीक है। तो मेरे पास 3 गो डायरेक्शन है और ये 3 गो कंपोनेंट है वेक्टर का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ये देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए जब भी हम लोग इस ओरिजिन से इस एक्स एक्सिस की ओर ट्रेवल करेंगे
तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय करेंगे। जैसे यहाँ से 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इधर हम लोग। फिर देखिए यहां से ऊपर वाई एक्सिस की ओर भी जाएंगे तो उधर भी कुछ ना कुछ हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग तीनों डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो तीनों डायरेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि अगर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू देवल रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से देवल रहेगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, या जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं? तो देखिए इसीलिए हम आपको ये आपको यहाँ पे देखिए दिखाए थे, ये एक कैप, या नहीं तो देखिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर के पीछे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लग जाता है तो वो उतना टाइम्स दिखा देता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम लोग इसी का सहारा लेंगे। अगर मान लेते हैं, सपोज करिए कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस की ओर ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू तो है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा 1 2 3 4 5, तो अब इससे तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है कि जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस चीज को पता करने के लिए क्या किया गया है ना, कि देखिए उस चीज को पता करने के लिए यहाँ पे एक हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी हम लोग एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो उस एक्स डायरेक्शन में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखाएगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग किस रूप में दिखाएंगे? देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 दिखाएंगे, और एक्स एक्सिस में जा रहे हैं ना, तो देखिए ये 1 तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब इसके लिए हमको वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आई कैप लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एक के बाद 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आई कैप लिखाएगा। ये देखिए 3 आई कैप लिखाएगा, 4 आई कैप लिखाएगा, 5 आई कैप लिखाएगा, 6 आई कैप लिखाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो रही है इसे समझिएगा, ये आई कैप कहने का मतलब क्या कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और यहाँ से चले तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए 6 आई, यानी 6 आई कहने का मतलब आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे जो 6 है, ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 यूनिट हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चल गए। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी आई वेक्टर या आई कैप लगाया हुआ दिखे तो आपको क्या समझना है कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आई। ठीक है, अब देखिएगा उसी तरह ऊपर में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो वाई एक्सिस को देखिएगा, ये वाई एक्सिस है इधर, तो वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करती है? तो इधर रिप्रेजेंट करता है 1 जे कैप, ठीक है, 2 जे कैप, 3 जे कैप, 4 जे कैप। यानी वाई एक्सिस की ओर कौन रिप्रेजेंट करता है? जे। क्योंकि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी 1 2 3 तो पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा स्पेशलाइज्ड किया जाता है कि ठीक है एक्स एक्सिस की तरफ कुछ स्पेशल वैल्यू दीजिए, वाई एक्सिस की तरफ कुछ स्पेशल दीजिए। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, देखिए ये तो मेरे को 3 5 6 2 4 ये सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब उसके साथ साथ हमको वेक्टर भी दिखाना है, और वेक्टर ऐसा दिखाना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। तो हम लोग को इसीलिए यहाँ पे आई कैप दे देते हैं। आई कैप मीन्स की आई कैप है, कैप लगल है तो इसका ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो देखिए 5 से अगर आई कैप में मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? 5 आई ही रह जाएगा, क्योंकि आई एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 5 गुने 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। अब ये 5 आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई डायरेक्शन में, आई मीन्स की एक्स एक्सिस यानी एक्स डायरेक्शन में हम लोग को कितना दूर चलना है? 5 यूनिट चलनी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वाई डायरेक्शन की बात किया जाए तो वाई डायरेक्शन में जे 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 रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर के डायरेक्शन की बात किया जाए ना तो के डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा आई जे, और जेड डायरेक्शन में होती है के। तो जेड डायरेक्शन में क्या होता है? 1 के कैप, 2 के कैप, 3 के कैप, 4 के कैप। ठीक है ना, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में आई कैप कंसीडर करते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप कंसीडर करते हैं,
और जेड एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा अगर के कैप कहीं पे भी के मेंशन किया हुआ है तो हमको क्या समझनी है कि जेड एक्सिस की ओर जा रही है। ठीक ना, अब देखिएगा जैसे देखिए इस तरह से था, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, उधर उधर ऊपर में देखिएगा मेरे को क्या है जेड एक्सिस। अब इस तीनों पॉइंट से होते हुए ना एक लाइन खींचते हैं, देखिएगा इस तीनों पॉइंट से होते हुए एक हम लोग क्या लेते हैं देखिएगा इस चीज को ध्यान रखिए, ये तीन गो पॉइंट है, तीनों देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखिएगा ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ऊपर जेड एक्सिस। अब इस तीनों एक्सिस होते हुए देखिए एक हम लोग लाइन खींच रहे हैं ऐसे, 3D में ये सब चीज दिखने वाला है। देखिएगा ये मेरे को, एक सेकंड थोड़ा सा बढ़िया से कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे को एगो पेन एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस तीनों एक्सिस जहां पे मिल रहे हैं उसको ओरिजिन ओ बोलेंगे। उस ओ से देखिए एगो हम लोग ऐसे करके लेंथ खींच रहे हैं, और ये लेंथ क्या कहला रही है, ये लेंथ एक प्रकार का वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। तो इस वेक्टर को किस किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेक्टर को देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा यहां से एक हम लोग वेक्टर कंसीडर करेंगे ये, और ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। अब देखिएगा अगर इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के जहां ओरिजिन है ओरिजिन से खींचा गया है। तो देखिए उस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जनरल एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्स दूरी गए, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स आई लिख देंगे, प्लस वाई डायरेक्शन में वाई दूरी गए तो उसको वाई जे डाल देंगे, जे कैप। जेड डायरेक्शन में जेड दूरी गए तो एक्स वाई प्लस जेड, जेड दूरी गए तो जेड के साथ साथ क्या लगा देंगे, के कैप लगा देंगे। तो ये मेरे को क्या दिखा देगा, कोई भी वेक्टर है अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ दूरी पर गया है तो उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बनेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, वो वेक्टर कहलाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर कहलाएगी। ठीक है ना, अब ये देखिएगा एक्स मीन्स क्या कि आई मीन्स की एक्स एक्सिस की तरफ एक्स डिस्टेंस गए हैं हम लोग। यहाँ पे जे मीन्स क्या, जे मीन्स की वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस गए हैं। फिर के एक्सिस मीन्स की के वेक्टर मीन्स की जेड एक्सिस की तरफ जेड दूरी गए हैं। ठीक है, सबको जब हम लोग आपस में मिला के और ऐड करेंगे ना तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर को, जो आर वेक्टर क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो एक प्रकार का इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्चुअल वेक्टर को, और वो एक्चुअल वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और जो भी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगी ना उसका फॉर्मेट यही देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलने वाला है फॉर्मेट। या नहीं तो इसका एक और फॉर्मेट इस तरह से भी बना देता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर ए आई, कहीं कहीं ए बी सी डी भी मिल जाती है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसे भी कहीं कहीं मेंशन दिख जाएगा। तो इसका मतलब सेम वही कंडीशन है कि आई डायरेक्शन, आई मीन्स की एक्स एक्सिस तरफ ए यूनिट गए हैं, जे डायरेक्शन, जे मीन्स की वाई एक्सिस की तरफ बी यूनिट गए हैं, के डायरेक्शन मीन्स की जेड एक्सिस की तरफ सी यूनिट गए हैं। यही है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये एक तरह से 3D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिएगा ये क्या है, ये तो आर वेक्टर है ना, तो ये जो भी फॉर्मेट दे रहा है वो हम लोग को वेक्टर के फॉर्मेट में दे रहा है। वेक्टर मीन्स कि इसके पास मैग्नीट्यूड और इसके पास डायरेक्शन दोनों है। अब हमको क्या करना है ना कि इस वेक्टर से केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो देखिएगा इस वेक्टर का केवल और केवल, जैसे आर वेक्टर है, आर वेक्टर का केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान रखिएगा
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? देखिए आई जे के का जो कोएफिशिएंट है ना, उस कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर होता है। तो देखिए आई का कोएफिशिएंट एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट वाई, वाई स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट जेड, जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे कैसे? आर वेक्टर या कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है? ए आई जे के का जो कोएफिशिएंट रहता है ना, उस कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम करके अंडर रूट चढ़ा दीजिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या निकला, ये निकला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ये। अब देखिए जो ये मेरे पास एक वेक्टर था आर वेक्टर, देखिए तो आर वेक्टर में आई जे के पीछे कोई कुछ कोएफिशिएंट है। आई का कोएफिशिएंट एक्स है, जे का कोएफिशिएंट वाई है, के का कोएफिशिएंट जेड है ना। तो ये देखिए एक्स वाई जेड जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है ना आई जे के का कोएफिशिएंट का, उसको भी एक हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर, तो जो भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा उस वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियो की बात किया जाए ना, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जो आई जे के पीछे वाला जो कोएफिशिएंट है ना, वो कोएफिशिएंट, वो भी साइन के साथ। अगर सपोज करिए अगर यहाँ माइनस रहेगा तो पहले देख लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या बनने वाला है? आई जे के का कोएफिशिएंट क्या है? तो देखिए एक्स वाई और जेड, यानी ये जो वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएगा? आई का कोएफिशिएंट एक्स, जे का कोएफिशिएंट वाई, के का कोएफिशिएंट जेड, एक्स वाई जेड, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कहीं साइन उल्टा पुल्टा रहे, जैसे यहाँ माइनस रहेगा, तो आपको क्या बन जाएगा? ये माइनस जेड दे देगा डायरेक्शन रेशियो। मतलब कि जो भी के का जो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट को साइन के साथ कंसीडर करना है, तब जाकर निकलता है डायरेक्शन रेशियो। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दे देगा एगो वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि उस वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो निकाल के बताइए, उस वेक्टर का आप क्या निकाल के बताइए? मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। एक चीज और यहां से क्या आपसे पूछा जाएगा ना, एक चीज आपसे यहाँ पे और पूछा जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर हो गया। अब एक यहां से और पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, देखिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा, अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोले तो समझ में आ गया। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोले ना, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलती है तो देखिए जो भी वेक्टर दिया हुआ था, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया हम लोग एक्स वाई जेड। अब क्या करिएगा ना कि जो भी डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, जैसे एक्स निकाले हैं, वाई निकाले हैं, जेड निकाले हैं, तो प्रत्येक डायरेक्शन रेशियो को क्या करिए, जो कंप्लीट वेक्टर है ना, कंप्लीट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर दीजिए, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। सो देखिएगा यहाँ पे, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या था? एक्स, एक्स को क्या करेंगे? पूरा जो कंप्लीट वेक्टर है, उस कंप्लीट वेक्टर के जो पूरा का पूरा कंप्लीट वेक्टर है ना, उस कंप्लीट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर देंगे। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर दीजिए, तो एगो डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। वाई को भी ऐसे ही करिएगा, वाई को भी क्या करिए, जो भी वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, दूगो निकल गया। तीसरा क्या था? तीसरा था जेड, इस जेड को भी क्या करिए, जो भी गिवन वेक्टर है ना, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों को कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अगर इस वेक्टर में, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, अब हमको क्या करना है, इस वेक्टर से केवल मैग्नीट्यूड निकालने। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आई जे के का जो कोएफिशिएंट है उसके मदद से हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अब यहां से एगो पूछती है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है?
जो आई जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट है ना, वही कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। डायरेक्शन कोसाइन पूछती है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलती है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो भी डायरेक्शन रेशियो है उस डायरेक्शन रेशियो में क्या करिए कि जो गिवन वेक्टर है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो ये था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का थोड़ा बहुत डाटा। अब देखिए अब इसके बेसिस पे ना अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। अब यहां से देखिए एक चीज और, अगर हमको जैसे ये एक वेक्टर दिया हुआ है, अगर इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिएगा। यूनिट वेक्टर, अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तो देखिए यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट होती है। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं जैसे एगो कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, मतलब एगो वेक्टर है, वो वेक्टर क्या है 5a है। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होती है, एक वैसा वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन हो। तो क्या करेंगे ना, इस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इस वेक्टर में इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो 5 से धर के डिवाइड कर दीजिए, कटेगा कटेगा बच क्या जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर के पीछे मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ये क्या बन गया यूनिट वेक्टर। तो यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ना, कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मेरे को यहाँ पे कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आर वेक्टर दिया हुआ है, तो जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर में क्या करते हैं ना, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर दीजिए, यही होगा। क्योंकि जो भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो जो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड रहेगा और नीचे वाला मैग्नीट्यूड रहेगा, दोनों मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डायरेक्शन बचेगा, और सब मैग्नीट्यूड खत्म हो गया तो 1 बचेगा, मैग्नीट्यूड 1 बचेगा, तो वही क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाले, जैसे आर वेक्टर था तो आर कैप लिखेंगे। तो देखिए आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, या कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आप निकाल सकते हैं, जो भी वेक्टर दिया हुआ रहेगा उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, वहां से यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। वही तो यहाँ पे किए, जो वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड 5 था तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो कट गया, ये बचेगा क्या 1 बचेगा, 1 के साथ ए वेक्टर, यानी ये क्या बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका था। अब देखिए अब इसके बेसिस पे ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। सो जैसे एक देखिए सवाल है, अच्छा इससे पहले रुक जाइए, इससे पहले कभी कभी आपको क्या हो जाएगी ना कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए देगा, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए देगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, तो इस तरह से भी देगी। तो आपको क्या करना है कि अगर जैसे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दे रहा है, जैसे एगो वेक्टर है आर वेक्टर है, एगो देखिए x1i प्लस y1j प्लस z1k वेक्टर है, ठीक है, और एगो p वेक्टर है, वो p वेक्टर भी आपको x2i प्लस y2j प्लस z2k इस तरह से दिया हुआ है। और इस दोनों को क्या कर रहा है ना, बोल रहा है कि एक बार आप जोड़िए, आर वेक्टर को p वेक्टर के साथ ऐड करिए या आर वेक्टर को p वेक्टर के साथ माइनस करिए। तो कैसे जोड़ घटाव होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे पहले जोड़ घटाव करते तो वैसे ही पे भी जोड़ घटाव करनी है। क्या करनी है कि i को i के साथ ही ऐड करिएगा, j को j के साथ ऐड करिएगा और k को k के साथ ही आपको ऐड करनी है। ठीक है ना, तो जब भी इसको हम लोग ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साथ ही साथ, जैसे ये दोनों है सेम सेम, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे x1i प्लस x2i। ठीक है, तो देखिए आई आई यहाँ से कॉमन भी निकल जाएगा, और जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 के साथ i प्लस
देखिए जे जे कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 के साथ j प्लस के है यहाँ पे, तो देखिएगा z1 प्लस z2 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, k यूनिट वेक्टर। तो ये है तरीका जोड़ने का। तो जोड़ते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिए, या घटाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ ऐड करनी है, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ सब्सट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, तो आगे देखिएगा। देखिए यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन देगा आपको। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट, देखिए ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है का मेरे पास a1i प्लस 3j प्लस a3k, ये दिया हुआ ए वेक्टर बराबर, एंड बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2i प्लस b2j प्लस के वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलता है कि इफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर है, इफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो देखिए जब आपको बताए थे इक्वल वेक्टर होती है, तो इक्वल वेक्टर में क्या बताया थे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल इक्वल होता है, यही तो आपको बताया थे ना। तो बोलता है फाइंड a1 b1 एंड a3, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, मेरे को गिवन है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर है, तो जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर है तो क्या हम लोग यहां से करने वाले हैं, दोनों वेक्टर देखिए एक दूसरे के बराबर है, तो देखिए तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे a1i प्लस 3j प्लस a3k, बराबर बी वेक्टर का वैल्यू इधर है 2i प्लस b2j प्लस के वेक्टर। देखिए दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर में क्या है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सब इक्वल इक्वल है, तो जब इक्वल इक्वल का कंडीशन है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए एगो वेक्टर का आई डायरेक्शन में जा रहे थे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए a1, और दूसर का वेक्टर का आई डायरेक्शन में जा रहे थे कितना ट्रेवल किए 2, तो यानी देखिए a1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल वेक्टर में क्या होती है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल होता है। तो आई देखिए आई डायरेक्शन में जा रहे हैं, यो आई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a1 का वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक है, तो यही है, दिस इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो देखिएगा a1 किसके बराबर मिल जाएगा, 2 के बराबर, a1 बराबर 2, फिर देखिएगा जे का कोएफिशिएंट 3 है ना, जे का कोएफिशिएंट b2 है, तो यहाँ से b2 बराबर 3 मिल जाएगा, फिर a3 के का कोएफिशिएंट a3, के का कोएफिशिएंट इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से a3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, a3 का वैल्यू 1 निकल गया। यही क्या है, ये है, अगर इक्वल वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों वेक्टर इक्वल है, तो जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होगा, तो हम लोग क्या किए, वही कंपेयर कर दिए दोनों साइड कि a1 के पीछे का कोएफिशिएंट आई के पीछे का कोएफिशिएंट a1 है, इधर वाला वेक्टर में आई के पीछे का कोएफिशिएंट 2 है, तो a1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहां से क्वेश्चन देखिएगा, एगो और क्वेश्चन दिया हुआ है,
देखिए बोलता है इफ ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है का 3i+2j, 3i+2j, ठीक है, एंड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है, एंड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i+3j, 2i+3j, बोलता है कि इज क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के, और इज ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है? तो दोनों कंडीशंस हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्मेट में आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का पूरा कंप्लीट 3i+2j, 2j i j k भी होता है, तो k दिया हुआ नहीं है, तो k नहीं दिया हुआ है तो उसको 0k के साथ ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ए वेक्टर हो गया। अब देखिए एक और बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर बराबर 2i+3j, के नहीं है यहाँ तो 0k ले लीजिए यहाँ पे। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो देखिए ए वेक्टर का यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है? तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई का कोएफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 0 तो 0 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी की 4 प्लस 0, तो 9 और 4 13, यानी यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √13 यूनिट्स, ठीक है। बी वेक्टर पे बात कर लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, सो देखिएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 दूनी की 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 0, 9 4 13। देखिए यहाँ से भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √13। यानी यहां से तो एक चीज क्लियर हो गया कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों बोथ आर इक्वल, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड। फिर अगला एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या दोनों वेक्टर इक्वल है? ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले, लेकिन क्या दोनों वेक्टर इक्वल है? तो देखिए इक्वल वेक्टर तभी होता है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल हो। तो आप यहीं से चेक करिए, देखिए ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर का आई डायरेक्शन में, यानी आई डायरेक्शन कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कितना यूनिट जा रहा है, 3 यूनिट जा रहा है। तो आई डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस में 3 यूनिट गया, जबकि बी है, बी जो आई डायरेक्शन में कितना यूनिट जा रहा है, 2 यूनिट जा रहा है। तो दोनों कहां आई डायरेक्शन में सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, आई डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस में दोनों का सेम सेम मैग्नीट्यूड नहीं रहा, नहीं रहा, कहां रहा, ये को देखिए। अब ए वेक्टर जो है जे डायरेक्शन यानी एन ए आई ऊपर जे, यानी जे मींस की वाई एक्सिस तरफ 2 यूनिट गया, और बी वेक्टर देखिए वाई एक्सिस के तरफ 3 यूनिट गया, तो 2 और 3 बराबर है, तो इक्वल मैट्रिक्स होवे, सॉरी इक्वल वेक्टर होवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर तभी संभव है ना जब दो वेक्टर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। तो ठीक है, ये आई डायरेक्शन में जा रहा है, तो केवल डायरेक्शन सेम होने से नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। आई डायरेक्शन में कोई 3 यूनिट चल गया, वो आई डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, तो कहां से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा? तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा, यानी ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, यानी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। हाँ, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा ना, फाइनल मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, और देखिए इसी तरह से सारा का सारा क्वेश्चंस देखने को मिलता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एगो है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ फाइंड ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k। देखिए एक जो वेक्टर दिया हुआ, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये एक वेक्टर है, ये है, इस वेक्टर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, तो ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी, ए जो वेक्टर है उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से धर के डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। जबकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो ये वेक्टर बराबर क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k है, इसके पीछे 1 है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, देखिएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 दूनी की 4 प्लस 3 क्या 9, 9 1 10 और 4 14, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √14। हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ये वाला यूनिट वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर दिया हुआ ये आई प्लस 2j प्लस 3k। चलिए यहां तक हुआ। ये तो ए वेक्टर है, अब इस वेक्टर में क्या करेंगे, इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो √14 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहां से ए वेक्टर बराबर, देखिए √14 से क्या करिए, सब में डिवाइड कर दीजिए, तो इसके पीछे 1 है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में √14, ये आई लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए तो 2 अपॉन में √14, जे यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस देखिएगा 3 अपॉन में √14, यहाँ पे के लिखा गया। ये क्या निकल गया, ये जो गिवन वेक्टर है ना, इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर निकल गया, समझे। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर था, अगर इस वेक्टर में हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछता, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होती थी यहाँ पे, देखिएगा आपको क्या बताया डायरेक्शन रेशियो, देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, जो भी वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर में आई जे के का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालते हैं। इसका देखिए, इसका अगर डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकालें तो डायरेक्शन रेशियो क्या इसका निकलेगा, आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 2 है, के का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 निकला। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलता, तो डायरेक्शन कोसाइन निकलता, जो भी डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं उस डायरेक्शन रेशियो में जो गिवन वेक्टर है उस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए बन जाएगा 1 बटा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो, 1 बटा √14, फिर यहाँ पे 2 बटा √14, फिर यहाँ पे देखिएगा 3 बटा √14, ये क्या निकल गया, ये निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया है, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया है, यूनिट वेक्टर निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, तो यही सब चीज अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
देखिए यहां से एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे लेते हैं। एक प्रश्न क्या बोल रहा है ना, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन। देखिए एगो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर, यानी एगो वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस जे, 3i माइनस जे प्लस 4k which has magnitude 6 यूनिट्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि फाइंड ए वेक्टर। यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, एगो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एगो वेक्टर का कोई डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन वेक्टर, ये सब हम लोग निकाल रहे थे या यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि फाइंड ए वेक्टर, एगो वेक्टर है हमको यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है। वो भी कैसन वेक्टर होना चाहिए, एगो ऐसन वेक्टर होना चाहिए जो कितना गुना हो, 6 यूनिट के बराबर हो, मैग्नीट्यूड जो हो 6 टाइम्स हो, 6 यूनिट के बराबर हो। तो देखिए एगो वेक्टर की बात कर रहा है और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट होना चाहिए। जबकि एक वेक्टर हमको दिया हुआ, इस वेक्टर के मदद से क्या करना है ना, एक वेक्टर निकालनी है जो वेक्टर कितना टाइम्स हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। जैसे ए यूनिट वेक्टर है तो ए यूनिट वेक्टर निकल जाएगा अब हमको। अब जैसे ए यूनिट वेक्टर निकला, अब देखिए उसमें बोलता है कि हमको 6 टाइम्स 6 यूनिट वाला एगो वेक्टर चाहिए। तो देखिए इस यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे ना, 6 से धर के मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 यूनिट वाला एगो नया वेक्टर प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, देखिए देखिए डायरेक्ट अगर हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर वो 6 यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये जो पूरा कंप्लीट वेक्टर है ये कंप्लीट वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में ही 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर एक नया वेक्टर प्राप्त होगा और वो वेक्टर 6 यूनिट कहलाएगा। क्योंकि 6 को अगर एक यूनिट से, एक यूनिट वेक्टर को 6 से डिवाइड करेंगे ना तब 6 यूनिट का मैग्नीट्यूड वाला एगो वेक्टर प्राप्त होने वाली है हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन करिए, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हम लोग को इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लेते ए वेक्टर है तो 3i माइनस जे प्लस 4k है, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस -1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या यहां से आ जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस 1 प्लस 4 चौका 16, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 6 26, √26, तो √26 से रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए तो ए यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ये वाला है तो 3i माइनस जे प्लस 4k को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी
26 है। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3/√26i माइनस 1/√26j प्लस 4/√26 के। ये क्या है, यह यूनिट वेक्टर है। हमको कितना यूनिट वाला चाहिए था, 6 यूनिट वाला वेक्टर, 6 यूनिट वाला एक नया वेक्टर चाहिए था। तो देखिए 6 यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो देखिए जो भी ए यूनिट वेक्टर है उस ए यूनिट वेक्टर में 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 6 यूनिट वाला वेक्टर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ओ यूनिट वेक्टर था, उस यूनिट वेक्टर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18, यहां से बन जाएगा 18 बटा, अच्छा एक सेकेंड लिख लेते हैं, 6 वो दिया हुआ 3/√26i माइनस 1/√26j प्लस 4/√26k। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6 3 18 बटा √26i माइनस 6 1 जा 6 बटा √26j प्लस 6 चौका 24 अपॉन में √26 के। ये हो गई 6 यूनिट वेक्टर, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर हम लोगों को कैलकुलेट होगी। अब देखिएगा, अब हम लोग अगर हम लोगों को दो वेक्टर को ऐड करने के लिए बोले, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोले, तो यहां से सब कुछ अब हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर दो वेक्टर को जब मल्टीप्लीकेशन की बारी आती है ना, तो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे वेक्टर में हम ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना हो, घटाना हो तो बड़ा आसानी से जोड़ घटा हो जाती थी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा समस्या होता था। तो यहाँ पे भी जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो ना, तो मल्टीप्लाई करने में भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को नया नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, दो वेक्टर को जोड़ने की बात आई, दो वेक्टर को घटाने की बात आई, तो वहां से तो जोड़ा घटाव आसानी से हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लें, देखिए जोड़ वाला भी देख लेते हैं एगो। देखिए एगो क्वेश्चन है, ए वेक्टर बराबर इफ ए वेक्टर बराबर हमको दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस सॉरी 2j माइनस 3k ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमको 2i प्लस 3j प्लस k। दो वेक्टर है, बोलता है क्या है ना, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अब हमसे क्या यहाँ पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप ऐड करिए। तो ए वेक्टर ये वाला है आई प्लस 2j माइनस 3k है, प्लस बी वेक्टर इधर वाला है 2i प्लस 3j प्लस k है ये। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शुरू में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 2i प्लस i, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i, फिर देखिएगा 3j प्लस 2j, 3 और 2 5j हो जाएगा,
फिर देखिएगा यहाँ है -3 के और यहाँ पे +3 के, तो माइनस में से प्लस घट जाएगा, तो -3 में से +1 करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा -2 के हो जाएगा। ये क्या निकला, ये निकला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम, यानी 3i + 5j -2k। देखिए मान लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या निकला था, एगो मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है। इसको लेट कर लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं ना, यहाँ पे एक सी वेक्टर है और ये सी वेक्टर का वैल्यू है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सी वेक्टर के वैल्यू है। तो जब सी वेक्टर है तो या तो अगर हम लोग इस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम निकलेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो देखिए ये जो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा -2 है, तो यहाँ से -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा सी वेक्टर का मोड बराबर √3/9 + 5 × 5 = 25 + 2 दूनी की 4। तो यहाँ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, सो देखिएगा, तो यहाँ से निकलेगा 9 और 4 13, 13 और 25 जोड़िए तो 5 और 3 8, 2 और 1 3 38, यहां से आ जाएगा 38, 38 आ गया। ठीक है, सी वेक्टर का वैल्यू निकल गया 38। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था यूनिट वेक्टर। तो देखिए सी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो सी वेक्टर अपॉन में उस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्या था, ये वाला था सी वेक्टर, तो 3i + 5j -2k को क्या करेंगे ना, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था √38, √38 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली वैल्यू निकलेगा 3 में √38i + 5 बटा √38j -2 बटा √38k। ये निकल गया क्या, सी यूनिट वेक्टर निकल गया। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही कैलकुलेशन करना था। सर केमिस्ट्री कब पढ़ाओगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सब लोग अटेंड करिए क्लास, क्लास आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं सब लोग, तो सब लोग क्लास अटेंड नहीं करिएगा तो कैसे फिर होगा, क्लास हो रही है तो क्लास अटेंड करिए। ठीक है ना, तो इस तरह का हम लोगों को वेक्टर का कैलकुलेशन है कि अगर कहीं पे भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पूरा डिटेल हो गई। अब देखिए दो वेक्टर को जोड़ना हो, दो वेक्टर को घटाना हो, तो जोड़ने घटाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब अगर हम लोगों को, अब हम लोगों को यहाँ के बाद थोड़ा सा आगे करनी है, आगे देखिए अगर हम लोगों को दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लीकेशन की बात आती है ना, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वेक्टर में दो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए जब भी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो देख लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन में दो चीज है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर मेरे को, अब मल्टीप्लीकेशन की बात आ रही है तो एक सिंगल वेक्टर को तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो एक वेक्टर को यहाँ पे देखिए, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीप्लाई करने की बात आ रही है। ऐसा नहीं बात आ रहा है कि चलो एगो मैग्नीट्यूड दे दिया है और एगो वेक्टर दे दिया है 2i + 3j + 2k, तो ये तो वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो एक मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की बात आई, मतलब ये 5 नहीं रहेगी, इन्हें एक वह वेक्टर दिया हुआ रहेगा 2i + 6j -3k, इस तरह से। तो देखिए एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करने की बारी आई तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन करते वक्त हम लोग दो तरीका से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास देखिए दो वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं एक है ए वेक्टर है और एगो बी वेक्टर। इस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, तो देखिए इस दो वेक्टर को दो तरीका से यहाँ पे वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन होती है। एक हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे इस तरह से रहता था मेरे पास ना, जैसे 2 और 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.3, इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कितना रिजल्ट देगा 2 तिहाई 6। या इसको ऐसे करके भी लिख सकते थे 2 गुने 3, यूं से 2 तिहाई 6। तो ये मेरे को लिखने का तरीका था, लेकिन ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन था, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट हम लोग को रिजल्ट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए पहला एगो प्रोसेस है ये। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों वेक्टर को इस तरह से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर हम लोग को इस तरह से करना रहता ए वेक्टर पॉइंट बी वेक्टर, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग पढ़ते क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसके चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, या इसी को और करके हम लोग बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर को जब भी मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो सबसे पहला एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा यहां पे देखिएगा ये क्या है, इसको बोलेंगे ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, इसको नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, या इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं।